डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। कर्नाटक हिजाब विवाद जो सुर्खियों में बना हुआ है, उसमें एक नया मोड़ आ गया। दरअसल हिजाब पहनने पर छूट मिल गई। मैसूर की कॉलेज में यूनिफॉर्म रूल रद्द किया। विस्तार से खबर पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस नेता पर गधा चोरी करने का आरोप लगा और पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी भी कर ली। इसी बीच राजनीतिक खबर का भी रुख करेंगे। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। देश में खेती किसानी को अत्याधुनिक बनाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया। किसानों की मदद करने के उद्देश्य से एक खास अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने कल शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से भारत के कई शहरों और कस्बों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन करते हुए उम्मीद जताई कि आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि पहले ड्रोन के नाम से लगता था कि ये सेना से जुड़ी कोई व्यवस्था है या दुश्मनों से मुकाबला करने के उपयोग में काम आने वाली चीजें, लेकिन अब यह 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि न केवल यह शुरुआत ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें संभावनाओं का अनंत आसमान भी खुलेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा, मुझे बताया गया कि गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 सालों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे युवाओं के लिए नए रोजगार और नए अवसर पैदा होंगे। अभी हाल ही में बीटिंग रिट्रीट समारोह के माध्यम से 100 ड्रोन दिखाए गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन तकनीक के माध्यम से भूमि का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। देश के कई हिस्सों को ड्रोन के जरिए दवाएं और टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं और अब इसका उपयोग फसलों पर कीटनाशकों और कई अन्य चीजों के छिड़काव के लिए भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान ड्रोन एक नई बढ़त क्रांति की शुरुआत करेगा, क्योंकि उच्च क्षमता वाले ड्रोन का इस्तेमाल खेतों से सीधे बाजार तक सब्जियां, फल, मछली पकड़ने के लिए किया जा सकता है। खबरों में चुनाव पर बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में जैसे जैसे मतदान के चरण पूरे होते जा रहे हैं, बयानबाजी और तीखी होती जा रही है। शनिवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के गर्मी निकाल देंगे वाले बयान पर पलटवार किया। अखिलेश ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो बार बार गर्मी निकालने की बात करते हैं, किसान और नौजवान इनकी भाप निकालने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि रही बची भाप बीएड और टेट वाले भाई निकाल देंगे। इन्हें कितना लड़ना पड़ा है। सभा में उन्होंने लोगों से पूछा, बताओ आप लोग भाप निकालोगे या नहीं निकालोगे। वहीं उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले की गोसाईगंज विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी अभय सिंह और बीजेपी उम्मीदवार आरती तिवारी के समर्थकों में शुक्रवार देर रात जमकर भिड़ंत हुई। इस मामले में पुलिस ने सपा प्रत्याशी अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं नेता वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये दिल्ली से शुरू होता है झूठ बोलना और जमीन तक अपने लोगों को झूठ बुलवाते हैं। यहां पर हमारे किसान भाई हैं। बताओ किसान भाइयों, इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अगर किसी किसान की और यहां खड़े हुए आए हुए हमारे किसान परिवार के नौजवानों, बताओ किसी भी किसान परिवार की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जिन्हें समय पर खाद देनी थी, डीएपी देनी थी, लखीमपुर वाले बताओ खाद मिली कि नहीं मिली? डीएपी, और जब बोरी देखी होगी तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये वो लोग हैं जो कभी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है कि हवाई चप्पल में चलने वाला हमारा गरीब मजदूर हवाई जहाज में चलेगा।
और जब से सरकार में आ गए हैं डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। इन्होंने लगातार डीजल पेट्रोल महंगा किया है। बताओ महंगा किया कि नहीं किया? अब खबरों में बात कर लेते हैं हिजाब पर। कर्नाटक के मैसूर शहर के एक निजी कॉलेज ने शुक्रवार को अपना यूनिफॉर्म रूल रद्द कर दिया है। मुस्लिम छात्रों को हिजाब के साथ कक्षाओं में बैठने की इजाजत दे दी है। इस तरह का फैसला करने वाला यह राज्य का पहला कॉलेज बन गया है। मैसूर के डीडीपीयू डीके श्रीनिवास मूर्ति ने बताया कि शुक्रवार को 4 छात्राओं ने बिना हिजाब की कक्षाओं में जाने से इनकार कर दिया और प्रदर्शन करने लगे। कुछ संगठनों ने उन्हें समर्थन दिया। मैंने आज कॉलेज का दौरा किया और सभी से चर्चा की। इस बीच कॉलेज ने घोषणा की कि यूनिफॉर्म रूल को रद्द करने का फैसला लिया गया है। कोडागू में मदिकेरी के फील्ड मार्शल केएम करियप्पा कॉलेज के मुस्लिम छात्रों ने कैंपस में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक लड़कियों को हिजाब पहनकर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती तब तक कैंपस में नहीं जाएंगे। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले के 6 से अधिक कॉलेजों में छात्रों ने प्रदर्शन किया। जीदेकल्लू के गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में 3 छात्रों ने हिजाब को हटाने से इनकार कर दिया। विवाद बढ़ने के बाद कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई। उधर कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतिम आदेश के बावजूद तुमकुर में गर्ल्स एम्प्रेस गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में छात्राएं पिछले 2 दिनों से हिजाब पहनकर प्रवेश करने की मांग कर रही हैं। इस पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने तुमकुर सिटी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामले पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने 20 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें वो छात्राएं शामिल हैं जिन्होंने 17 और 18 फरवरी को हिजाब नियम के खिलाफ हंगामा किया था। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र की चेतावनी के बाद ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने 16 फरवरी को स्कूल खुलने के साथ ही सख्त हिदायत दी कि अब कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके चलते पुलिस को अंतिम आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। वहीं राज्य से एक और विवाद सामने आया है। दरअसल कर्नाटक के विजयपुरा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में माथे पर तिलक लगाने वाले एक छात्र को परिसर में एंट्री नहीं दी गई। हाईकोर्ट के अंतिम आदेश का हवाला देते हुए एक लेक्चरर ने गंगाधर बडिंगर नाम के छात्र को कॉलेज के कैंपस में एंट्री देने से मना कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपी में कल विधानसभा चुनावों के तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। वहीं चौथे चरण के लिए प्रचार का बिगुल बज चुका है। रायबरेली के नुक्कड़ सभा में प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में रोजगार मिल नहीं रहा। प्रियंका गांधी ने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव आने पर वादा करते हो कि रोजगार देंगे, अब तक क्यों नहीं दिया? आप विकास की बात नहीं करते, आप नहीं बताते कि महिलाओं के लिए आपने क्या किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आधी आबादी की बात पार्टियां क्यों नहीं कर रही हैं? महंगाई और समाज का बोझ कौन उठाता है? ये लोग सोचते हैं कि महिलाओं को एक गैस सिलेंडर दो और वो खुश हो जाएंगी। हम 40% महिलाओं को विधायक बनने का मौका दे रहे हैं। अस्पतालों में महिला डॉक्टर और हर ब्लॉक के अस्पताल में एक महिलाओं के लिए कमरा होना चाहिए। हम इसकी बात कर रहे हैं। महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में पाठशाला होनी चाहिए, ये हम वादा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर पुलिस थाने में महिला अफसर हो जो महिलाओं की बात सुने। अपराध करने वालों को पुलिस प्रशासन और सरकार बचा रही है, लेकिन पीड़ित महिला की ये मदद नहीं कर रहे। प्रियंका ने कहा कि हम ऐसा कानून लाना चाहते हैं जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में 15 दिन में एफआईआर ना होने पर पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए। हम जॉब कैलेंडर बनाएंगे जिससे तय समय पर लोगों को रोजगार मिल सके। प्रियंका गांधी ने वादा करते हुए कहा कि अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए 1% ब्याज पर हमारी सरकार देगी। हुनर जहां जहां है वहां उसे मजबूत करने का काम करेंगे। हमने एक खाका इसके लिए तैयार किया है। हम चाहते हैं कि यूपी में राजनीति बदले। धर्म और जाति के आधार पर उकसाने वाली राजनीति से सिर्फ राजनेताओं का फायदा होता है, इससे जनता का फायदा नहीं होगा। विकास तब होगा जब आप सवाल पूछने लगते हैं। ये लोग सोचते हैं कि जब चुनाव आएगा तो हम धर्म और जाति की बात करेंगे और हमें वोट मिल जाएगा। नेताओं से पूछिए कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अगली खबर तेलंगाना से है। तेलंगाना के करीमनगर में गधा चोरी करने के आरोप में कांग्रेस नेता और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बालमुरी वेंकट नरसिंह राव को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने उन्हें गुरुवार रात हजूराबाद शहर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई टीआरएस नेताओं की शिकायत के आधार पर की गई। हैरानी वाली बात यह है कि कांग्रेस नेता पर उसी गधे को चुराने का आरोप लगाया गया है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव विरोधी एक छोटे से विरोध प्रदर्शन में किया था। पुलिस ने बताया कि जम्मीकुंटा निवासी तंगुटूरी राजकुमार ने 7 लोगों के खिलाफ उनके गधे की चोरी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। बालमुरी सीएम के खिलाफ सरकारी नौकरियों की कमी का विरोध कर रहे थे और उन्होंने गधे पर चंद्रशेखर राव की तस्वीर लगा दी थी। इसके बाद टीआरएस नेताओं ने इस पर आपत्ति जताते हुए पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद वेकंट बालमूर को गधे की चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। तेलंगाना कांग्रेस के प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा कि रात में छात्र नेताओं को गिरफ्तार करना गलत है। रेड्डी ने इस घटना को बेरोजगारी से भी जोड़ा और कहा कि छात्र नेताओं को रोजगार के खिलाफ विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है। उन पर गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने, दंगा भड़काने, चोरी करने और जानवरों के प्रति क्रूरता दिखाने के इरादे से उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 153, 504, 389 के तहत 149 आईटी अधिनियम की धारा 67 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत दर्ज की गई है। यूपी विधानसभा चुनाव में बांदा के तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा तो अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने पहले व दूसरे चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ होने की बात कही तो अखिलेश यादव को चिताया कि हम किसी से डरते नहीं हैं। उन्होंने बुंदेलखंड में पानी का संकट दूर करने के लिए भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को गिनाया और डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना किए जाने की बात कही। और क्या कुछ कहा, सुनिए। यहाँ पर जो सरकार बनी, केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी, उसने लॉ एंड ऑर्डर और आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चलाई। मुझे बताओ भाई, ये बुंदेलखंड में डकैत, माफिया, बाहुबली दिखाई पड़ते थे? सपा बसपा के शासन में हथियार थे या नहीं थे? जरा जोर से बोलो, थे या नहीं थे? आज कोई दिखाई पड़ता है क्या? दिखाई पड़ता है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सारे बाहुबलियों का सफाया करने का काम योगी आदित्यनाथ और पूरे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश बाबू पूछ रहे थे कि योगी जी बात तो कर रहे हैं मगर क्या सुधार हुआ? अखिलेश बाबू, जिनकी आंखों पर पीला चश्मा होता है ना, इसको सब पीला ही पीला दिखाई पड़ता है। आपको मालूम नहीं पड़ेगा, जाकर पूछिए किसी मां बहन को, किसी बेटी को कि उत्तर प्रदेश में उसकी सुरक्षा बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। वो जरूर बताएगी कि अब उत्तर प्रदेश में माताएं बहनें सुरक्षित हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट जैसे डेंजरस वेव अब आएगी या नहीं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इसको साफ किया है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना को लेकर एक बड़ी राहत भरी बात कही। उन्होंने कहा कि सेकेंड वेव जैसी वेव अब आने की उम्मीद कम है। उन्होंने ये भी कहा कि महामारी का कंट्रोल अस्पताल में नहीं, कम्युनिटी पर निर्भर है। देश की जनता जैसा व्यवहार करेगी उसका वैसे ही असर दिखेगा। इस महामारी में न केवल हेल्थ केयर वर्कर बल्कि देश का एक एक आदमी फ्रंटलाइन वर्कर और कोविड वॉरियर है। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर इस संशय में ना रहें कि फायदा होगा नुकसान होगा। जिस उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, वैक्सीन लेकर उसे प्रोटेक्ट कर लिया जाए तो बेहतर होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल पर शुक्रवार को एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने डॉक्टर आरती विज के साथ इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर कोविड और इससे जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि आज हम कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं। ये लहर पिछली लहर की तुलना में काफी नियंत्रण में रही है। अब डेल्टा जैसी लहर के आने की संभावना कम है। उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि शुरू से ही सरकार ने इस पर अच्छी पहल की। समय पर जनता कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन, कोविड वॉरियर के लिए जागरूकता जैसे कार्यक्रम लेकर आए और आज हम दुनिया के कई देशों से बेहतर स्थिति में हैं।
वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर उन्होंने कहा कि याद है मुझे 2009 में जब H1N1 आया था तो उस समय मीडिया ये कहती थी हमारे पास अपनी वैक्सीन क्यों नहीं है। आज स्थिति बिल्कुल अलग है, हमारे पास अपनी वैक्सीन है और आज आधा दर्जन से ज्यादा वैक्सीन देश में बन रही है। दुनिया में पहली बार प्लाज्मा DNA वैक्सीन देश में बनाया जा रहा है। mRNA तकनीकी और प्रोटीन सब यूनिट वाला वैक्सीन उपलब्ध है। इस महामारी के खिलाफ हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक तरह से सक्सेस स्टोरी है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि जहां तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात है तो देश में पहले से मिशन इंद्रधनुष चल रहा था, लेकिन यह बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है। लेकिन सरकार की पहल पर कोविन ऐप बनाया गया और इसका संचालन संभव हुआ। यही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन चेन के लिए केंद्र व स्टेट ने मिलकर काम किया, जिसका नतीजा है कि रूरल एरिया में वैक्सीनेशन जोर शोर से चल रहा है। इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, हर घर दस्तक शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन हो रहा है। अब हमें इस उलझन में नहीं रहना चाहिए कि इसका फायदा होगा या नुकसान। बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन जरूर कराएं। यूपी के चुनावी माहौल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद की जब बात आती है तो भाजपा 0 टॉलरेंस रखती है, वहीं समाजवादी पार्टी का रुख सहयोगवाद का होता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषियों के तार सीधे सपा नेताओं से जुड़े हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सपा नेता और पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोहम्मद सैफ के पिता सपा नेता हैं। आजमगढ़ को आतंकवादी का गढ़ बनाने की काम सपा ने किया। एसटीएफ और पुलिस पर इनको भरोसा नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आतंकियों को सपा सरकार में संरक्षण मिला। वहीं आतंकियों और माफियाओं की कमर तोड़ने का काम योगी सरकार ने पिछले 5 साल के दौरान किया। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि अखिलेश ने ठाना है आतंकियों को बचाना है। 2012 के चुनाव के मैनिफेस्टो में अखिलेश ने इसकी घोषणा की थी। सपा के आतंकियों के संरक्षण के रवैये पर सवाल उठता है। अहमदाबाद ब्लास्ट में कल सजा सुनाई गई। ये तब हो पाया क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। सुरक्षा एजेंसियों के बार बार मना करने के बाद भी मोदी जी ने उस समय दौरे किए। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ने का काम मोदी जी ने किया है। उस समय आतंकवादी मोदी जी पर हमला करना चाहते थे। समाजवादी पार्टी के नेता का बेटा भी इसमें दोषी पाया गया। अखिलेश इस पर क्यों बोल नहीं रहे हैं? आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बनाने का काम इन लोगों ने किया। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ही इस तरह के लोगों को बल मिलता रहा है। ठाकुर बोले कि अखिलेश यादव पुलिस की जांच पर सवाल करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडों और आतंकियों को बल मिला। पुलिस पर सवाल और आतंकियों का संरक्षण सपा सरकार ने किया था। डीबी न्यूज में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीबी न्यूज।